कॉरपोरेट दुनिया में आज बात भारत में सर्कुलर इकोनॉमी यानी रीयूज, रिसाइकल और रीडिजाइन पर आधारित प्रोडक्शन की, जो अब एग्जीक्यूशन फेज में प्रवेश कर चुका है। जहां कंपनियां केवल सीएसआर यानी कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए नहीं, बल्कि अपनी लागत घटाने, नए रेवेन्यू सोर्स बनाने और ग्लोबल रूल्स से बचने के लिए इस मॉडल को अपना रही हैं। खासतौर पर प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और टेक्सटाइल सेक्टर में ये बदलाव सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। भारत में हर साल करीब 35 लाख टन प्लास्टिक कचरा और 16 लाख टन ई वेस्ट उत्पन्न होता है। इसमें से एक बड़ा हिस्सा अब कंपनियों के लिए रॉ मटेरियल बन चुका है। कॉरपोरेट सेक्टर में सर्कुलर इकोनॉमी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये सप्लाई चेन को ही बदल देता है। पहले जहां कंपनियां वर्जिन रॉ मटेरियल पर निर्भर थीं, अब वे रिसाइकल्ड इनपुट्स का इस्तेमाल कर रही हैं। उदाहरण के लिए आईटीसी लिमिटेड ने अब अपने पैकेजिंग बिजनेस में रिसाइकल्ड पेपर बोर्ड का इस्तेमाल बढ़ाकर लागत में 8 से 10% तक की कमी कर ली है। कंपनी का दावा है कि वो जितना कचरा पैदा करती है, उससे ज्यादा रिसाइकल कर रही है, जिससे उसका कार्बन पॉजिटिव स्टेटस मजबूत हुआ है। आईटीसी का ये मॉडल दिखाता है कि सर्कुलैरिटी केवल पर्यावरण के लिए नहीं, बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी के लिए भी काफी फायदेमंद है। इसी तरह आदित्य बिरला ग्रुप की टेक्सटाइल यूनिट ने रिसाइकल्ड फाइबर से नए फैब्रिक बनाने की दिशा में बड़ा निवेश किया है। कंपनी ने 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश सर्कुलर टेक्सटाइल सॉल्यूशंस के लिए किया है, जहां पुराने कपड़ों को तोड़कर उससे नए धागे बनाए जा रहे हैं। इससे न केवल पानी और एनर्जी की खपत घटी है, बल्कि ग्लोबल बायर्स, खासकर यूरोप के लिए सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स उपलब्ध होने लगे हैं। यूरोप का यूरोपियन यूनियन द्वारा लागू किया गया कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी सीबीएएम भारतीय कंपनियों के लिए एक बड़ा ट्रिगर बना है। सीबीएएम के तहत अगर किसी देश से आयात होने वाले उत्पादों में कार्बन फुटप्रिंट ज्यादा है, तो उन पर ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा। इसका सीधा असर भारत के स्टील, सीमेंट, टेक्सटाइल और केमिकल सेक्टर पर पड़ सकता है। ऐसे में सर्कुलर इकोनॉमी कंपनियों के लिए एक बचाव का रास्ता बन रहा है, क्योंकि रिसाइकल्ड इनपुट्स का कार्बन फुटप्रिंट कम होता है। प्लास्टिक सेक्टर में भी दिलचस्प बदलाव देखने को मिल रहे हैं। एफएमसीजी कंपनीज अब एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी ईपीआर के तहत अपने प्रोडक्ट्स के पैकेजिंग वेस्ट को वापस लेने और उसे रिसाइकल करने की जिम्मेदारी उठा रही हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने पिछले साल तक प्लास्टिक न्यूट्रल बनने का टारगेट रखा और दावा किया कि उसने जितना प्लास्टिक बाजार में डाला, उससे ज्यादा रिसाइकल करवा लिया। इस प्रक्रिया में कंपनी ने कई स्टार्टअप्स के साथ पार्टनरशिप की, जो कचरे को इकट्ठा करने और उसकी प्रोसेसिंग का काम करते हैं। यहीं पर प्लास्टिक वैल्यू चेन में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे बड़े ग्रुप एडवांस्ड रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। कंपनी ने गुजरात में बड़े पैमाने पर ऐसे प्लांट्स लगाए हैं, जहां इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक को फिर से क्रूड लाइक फीड स्टॉक में बदला जाता है। इससे इंपोर्टेड रॉ मटेरियल पर उसकी निर्भरता घटती है और लागत में 6 से 8% तक की कमी आती है। ये दिखाता है कि सर्कुलर इकोनॉमी केवल डाउनस्ट्रीम नहीं, बल्कि अपस्ट्रीम प्रोडक्शन को भी बदल रही है। स्टार्टअप इकोसिस्टम भी इस बदलाव का बड़ा हिस्सा बन चुका है। बेंगलुरु और दिल्ली एनसीआर में कई स्टार्टअप्स प्लास्टिक और ई वेस्ट को प्रोसेस करके नए प्रोडक्ट बनाने में लगे हैं। उदाहरण के लिए एटेरो रिसाइकलिंग लिथियम आयन बैटरीज और इलेक्ट्रॉनिक कचरे से कीमती धातुएं निकालने का काम करती है। कंपनी का दावा है कि उसकी टेक्नोलॉजी से 98% तक मेटल रिकवर किए जा सकते हैं। इस कंपनी का रेवेन्यू 300 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच चुका है, जो ये साबित करता है कि ई वेस्ट हाई मार्जिन बिजनेस बन चुका है। ई वेस्ट रिसाइकलिंग में प्रॉफिटेबिलिटी का मॉडल खासा दिलचस्प है। 1 टन पुराने इलेक्ट्रॉनिक कचरे से करीब 300 ग्राम सोना और 3 किलो चांदी निकाली जा सकती है, जिसकी कीमत लाखों रुपए है। यही वजह है कि कई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां अब अपने पुराने प्रोडक्ट्स के लिए बाय बैक स्कीम्स चला रही हैं। इससे ग्राहक भी आकर्षित होते हैं और कंपनियों को सस्ता रॉ मटेरियल भी मिल जाता है। टेक्सटाइल सेक्टर में सर्कुलर इकोनॉमी का एक और पहलू सामने आया है, फास्ट फैशन का जवाब। अरविंद लिमिटेड ने रिसाइकल्ड डेनिम पर काम करते हुए पुराने कपड़ों को नए फैब्रिक में बदलना शुरू किया है। इस प्रक्रिया में पानी की खपत 80% तक कम हो गई है।
इससे न केवल कचरा कम होता है बल्कि ग्लोबल ब्रांड्स के लिए सस्टेनेबल सोर्सिंग भी आसान हो जाती है। इस कड़ी में आदित्य बिरला ग्रुप और कई और कंपनियां रिसाइकल्ड फाइबर और विस्कोस सॉल्यूशंस को बड़े पैमाने पर कमर्शियलाइज कर रही हैं। इससे भारत सस्टेनेबल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का हब बन सकता है। हालांकि इस मॉडल की सबसे बड़ी चुनौती शुरुआती निवेश है। रिसाइकलिंग प्लांट्स, कलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी पर काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है। उदाहरण के लिए एक आधुनिक प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट लगाने में 50 से 100 करोड़ रुपए तक का निवेश लगता है। लेकिन कंपनियां इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मानती हैं क्योंकि इससे रॉ मटेरियल की लागत घटती है और रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस आसान हो जाते हैं। हैवी इंडस्ट्रीज में भी ये बदलाव तेजी से दिख रहा है। टाटा स्टील ने स्लैग रिसाइकलिंग और वेस्ट हीट रिकवरी को अपनाकर अपने ऑपरेशंस को ज़्यादा एफिशिएंट बनाया है। स्टील प्रोडक्शन से निकलने वाले स्लैग को अब सीमेंट और कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अल्ट्राटेक सीमेंट म्यूनिसिपल वेस्ट और इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट्स को अल्टरनेटिव फ्यूल और रॉ मटेरियल के रूप में प्रयोग कर रही है। इससे ऊर्जा लागत में 10 से 12% तक की कमी आई है और कार्बन एमिशन घटा है। प्रॉफिटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी के बीच संतुलन बनाना भी एक बड़ा मुद्दा है। कई कंपनियां शुरुआत में घाटा झेल रही हैं, लेकिन जैसे जैसे स्केल बढ़ता है, मार्जिन भी सुधरते हैं। आईटीसी और आदित्य बिरला जैसे बड़े ग्रुप्स ने ये साबित किया है कि अगर सर्कुलर मॉडल को सही तरीके से लागू किया जाए, तो ये ट्रेडिशनल मॉडल से ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। कंज्यूमर डिमांड इस पूरे बदलाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शहरी भारत में अब ग्राहक सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स के लिए 5 से 10% ज़्यादा कीमत देने को भी तैयार हैं। खासकर जेंजी और मिलेनियल्स ऐसे ब्रांड्स को प्रायोरिटी देते हैं जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक नहीं होते। यही वजह है कि कंपनियां अपने मार्केटिंग में ग्रीन और रिसाइकल्ड शब्दों का इस्तेमाल बढ़ाने लगी हैं। इसके साथ ही रिकॉमर्स यानी रीयूज्ड बेस्ड मार्केट भी तेजी से उभर रहा है, जहां पुराने मोबाइल फोन, लैपटॉप और कपड़ों को रिफर्बिश करके दोबारा बेचा जा रहा है। ये बाजार इस साल 50,000 करोड़ के पार जा सकता है और सर्कुलर इकोनॉमी को कंज्यूमर लेवल तक ले जा रहा है। सरकार की नीतियां भी इस बदलाव को गति दे रही हैं। भारत सरकार ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स और ई वेस्ट रूल्स को सख्त किया है, जिससे कंपनियों पर रिसाइकलिंग का प्रेशर बढ़ गया है। इसके साथ ही कई स्टेट गवर्नमेंट्स भी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को सब्सिडी और टैक्स रिबेट दे रही हैं। इससे इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगा है। वैश्विक स्तर पर भी भारत की कंपनियां अपनी स्थिति मजबूत कर रही हैं। सर्कुलर इकोनॉमी अपनाने से वे ग्लोबल मार्केट में कम्पिटिटिव बन रही हैं, खासकर यूरोप और अमेरिका में, जहां सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स काफ़ी सख्त हैं। सीबीएम जैसे रूल्स के चलते जो कंपनियां सर्कुलर मॉडल नहीं अपनाएंगी, उन्हें भारी टैक्स देना पड़ सकता है। आने वाले वर्षों में सर्कुलर इकोनॉमी भारत के जीडीपी में भी अपना योगदान दे सकती है। एक अनुमान के अनुसार अगर भारत सर्कुलर मॉडल को पूरी तरह अपनाता है, तो 2030 तक 40 लाख नई नौकरियां पैदा कर सकता है और 10 लाख करोड़ रुपए तक का आर्थिक मूल्य जोड़ा जा सकता है। कुल मिलाकर सर्कुलर इकोनॉमी अब एक नाइस टू हैव नहीं बल्कि मस्ट हैव बन चुकी है। ये न केवल पर्यावरण की रक्षा करती है बल्कि कंपनियों के लिए नए मौके पैदा करती है। आईटीसी, आदित्य बिरला, रिलायंस, टाटा स्टील और अल्ट्राटेक जैसे उदाहरण दिखाते हैं कि कचरे को संसाधन में बदलना संभव है और ये भविष्य का बड़ा बिजनेस ट्रेंड बन सकता है। कॉरपोरेट दुनिया में आज इतना ही। कॉरपोरेट सब्जेक्ट्स पर हमारे इस डेली ऑडियो वीडियो शो को रोज देखने के लिए फॉलो करें लेट्स माइक चैनल को। इसे रेडियो पर सुनने के लिए आप लेट्स माइक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.